हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्लास का लेक्चर है। इसमें आज हम फोर्स के टर्निंग इफेक्ट का यानी कि टॉर्क का डिस्कशन करेंगे। तो 9th क्लास में आपने फोर्स को पढ़ा है कि जब हम किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं बॉडी पर, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट हो जाएगी। वहाँ पर आपने न्यूटन सेकंड लॉ को या न्यूटन्स लॉ आपने वहाँ पर स्टडी किया है, तो उसका फार्मूला आपको मालूम है कि जो आपका फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और यही जो है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसमें जो है वो ध्यान रखना, वेक्टर लगाए जाएंगे। जब आप किसी ब्लॉक पर यहाँ फोर्स लगा देते हैं, यहाँ देखिए ये ब्लॉक है, मान लीजिए इसका मास m है, आप इसमें अगर ये फोर्स लगाते हैं तो राइट को ये मूवमेंट करेगा, एक्सीलरेशन इसमें जो है वो राइट को होगा। ठीक, मास आपकी स्केलर है और एक्सीलरेशन, मोमेंटम और फोर्स यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी हम बॉडी की यहाँ स्टडी करते हैं वो रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि जैसे ये रिजिड बॉडी है, अगर आप इसको मोशन कराएंगे तो इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या फोर्स लगाने पर ये बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा। अगर इसी की जगह आप कॉटन ले लें और उसमें फोर्स लगा दें तो कॉटन का शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि जो नॉन रिजिड बॉडी है उनका शेप और साइज फोर्स लगाने पर चेंज होगा। फोर्स की यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर वो न्यूटन होती है, एसआई में, सीजीएस में डाइन होती है, या किलोग्राम फोर्स लिख सकते हैं, और सीजीएस में ग्राम फोर्स लग सकते हैं। इसका मतलब किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, इसको हम लिनियर मोशन भी कहते हैं, या ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, हमने इसमें यहाँ देखिए फोर्स लगाया, ये मोशन ट्रांसलेटरी है। ठीक, और ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी इस ब्लॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर देखें, ऐसे फिक्स कर दें और यहाँ फोर्स लगाएं, तो देखिए ये टर्निंग इफेक्ट है, बॉडी रोटेट हो गई, ये रोटेट हो गई। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोर्ड के ऊपर कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी ब्लॉक यहाँ पर रखा, देखिए ये हमने ब्लॉक रख दिया है और इसका ये सेंटर ऑफ मास है, इनकी बॉडी का यानी कि सेंटर है। अगर इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये बॉडी इसके अबाउट रोटेट करने लगेगी। इससे ये मालूम पड़ जाता है यहाँ पर कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। इसको मालूम करने के लिए यहाँ पर ये बॉडी को रखिए, जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी पिवोटेड है यानी कि फिक्स है, यहाँ पर इसको फिक्स कीजिए। देखिए ये फोर्स लगाया, ये क्लॉकवाइज घूम गई। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है और दूसरी रोटेशनल मोशन होता है। ठीक, जो रोटेशनल, लिनियर और जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो हमने आपको बता दिया है कि बॉडी पर अगर फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो जाएगी और मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जो फोर्स आप लगाते हैं वो बॉडी को पुश भी कर सकते हैं और पुलिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आप ये बात समझ गए हैं कि हमेशा रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन के लिए फ्री होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, अगर हम इसको कॉर्नर पर यहाँ फिक्स करते हैं और यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये देखिए रोटेट हो रही है। ठीक है ना, ऊपर से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इधर फोर्स लगा देंगे डायरेक्शन तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगी। अगर हम बीच में रोटेट करा दें, यहाँ पर फिक्स कर दें, पिवोटेड कर दें, ठीक, जिस पॉइंट पर पिवोटेड है उसके डायरेक्शन में फोर्स, अगर उसी पॉइंट पर फोर्स लगा देंगे सामने तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, फोर्स थोड़ा हट के लगाना पड़ेगा। ये बॉडी रोटेट हो गई। ठीक, तो ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है ना, तो टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स का है, जो मोशन, इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्हील होता है, व्हील को अगर हम किसी वाल पर उसको एक कील लगाकर उसको फिक्स कर दें और व्हील में जो है हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो ये बॉडी देखिए, हम यहाँ पर फिक्स फोर्स लगा रहे हैं और ये सेंटर पर फिक्स है तो ये क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट होने लगेगी। साइकिल को आप स्टैंड पर खड़ा कर दें और उसके जो रिम है उसमें बार बार फोर्स लगाएं तो उसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। आपने डोर में देखा होगा कि डोर में आप क्या करते हैं कि जैसे डोर को एक तरफ से आपका ये डोर जो है वो फिक्स होता है, जहां पर आपको मालूम है कि कब्जे लगे होते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, यहाँ हैंडल होता है तो हैंडल को खींचते हैं तो इसमें ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक, अभी हम इस पर यहाँ पर वापस आएंगे तो हमने आपको एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कई सारे टर्निंग इफेक्ट के। टर्निंग इफेक्ट होने के लिए बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स होनी चाहिए।
ठीक है ना, यानी पिवोटेड होनी चाहिए। ठीक, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका जो फार्मूला है उस पर अब जरा ध्यान दें आप। जैसे ये कोई बॉडी है और हमने मान लीजिए इस पॉइंट पर फिक्स कर दी है, वो पॉइंट ले लिया है। ठीक, अब इसमें यहां पर हमने फोर्स लगाया। एक्चुअली में टॉर्क का फार्मूला जो होता है उसके लिए क्या करें कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे ये फोर्स लगा रहे हो, इसको एक्सटेंड कर दें और जिस पॉइंट पर ये पिवोटेड है यानी फिक्स है उससे परपेंडिकुलर डाल दें आर। तो जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि F इंटू आर। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर लिखा है। टॉर्क को जो ये सिंबल है लैटिन का, ये टाउ से लिखते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो टॉर्क किस किस पर डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड करेगा अगर आप आर को फिक्स कर दें। यहाँ दो चीजें वेरिएबल हैं, फोर्स है और डिस्टेंस है। अगर हम आर को फिक्स कर दें डिस्टेंस को, तो आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर टॉर्क ज्यादा होगा, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज करते जाएं, टॉर्क इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, ये फोर्स पर डिपेंड करेगा और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आर जो है वो अगर फोर्स को आप फिक्स कर दें तो आर अगर जितना ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा क्रिएट होगा। इसका मतलब बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है उससे जितनी दूरी पर फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा। जैसे ये है ब्लॉक, अगर मान लीजिए हमने इसको यहां पर फिक्स किया, सेंटर पर कर रहे हैं फिक्स, और हम यहीं पर फोर्स लगा दें तो ये रोटेट ही नहीं होगी। आप गेट में देख लें, आप जब गेट होता है, मान लीजिए आपका ये गेट है और यहाँ पर आपके कब्जे लगे हुए हैं। अगर कई चीजें यहाँ पर हम आपको चेक करा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करें। अगर यहीं पर फोर्स लगाएंगे तो गेट ओपन नहीं होगा, विंडो हो या गेट हो। अगर आप यहाँ पर फोर्स, जितना दूरी पर फोर्स लगाएं उतना जो है इसमें टॉर्क ज्यादा क्रिएट होगा। इसीलिए हैंडल कॉर्नर पर लगाए जाते हैं जिससे कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाए। एक पॉइंट यहाँ और चेक करना कि अगर आप फोर्स को ऐसे लगा दें गेट में तब भी ये ओपन नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है उससे उसको कट नहीं करना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट पर हम वापस आते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान दें। अगर हम इस बॉडी को यहाँ फिक्स कर दें और देखिए ऊपर से इसको यहाँ पर देखिए, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो अपर सरफेस से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। ध्यान देना बात पर, जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है, बॉडी तो ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रही है, लेकिन जिस पर हमने इसको फिक्स कर रखा है इससे पास करता हुआ एक लाइन खींची है। ध्यान दें, इसके इस पॉइंट पर ये पिवोटेड है, इससे वो क्रॉस करते हुए एक लाइन खींचिए जो ऊपर प्लस इन्फिनिटी और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। मेंटली जो इसका डायरेक्शन होता है वो यही डायरेक्शन लिया जाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर फिक्स किया और हमने यहाँ पर ये फोर्स लगाया तो जो बॉडी रोटेट हो रही है वो बॉडी आपकी ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। इसका जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन ये है, इसके परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो हम टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव लेते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा। अगर ये क्लॉकवाइज हो रही है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है ना, और जब क्लॉकवाइज होगी तो हम इसके टॉर्क का जो है वैल्यू को निगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है। यहाँ एक पॉइंट से और समझने की कोशिश करें, ये अर्थ है। आपको अर्थ मालूम है कि अपने सेंटर के अबाउट ये रोटेट हो रही है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जाने वाला ये लाइन होगी डायमीटर के अलोंग। ठीक, और एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स है ऑन द बॉडी वो किस पर डिपेंड करता है? टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा। और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या पिवोटेड पॉइंट। ये पिवोटेड पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डाल दें एक्सिस ऑफ रोटेशन से और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका टॉर्क आ जाएगा।
ठीक है ना? तो जब भी आपको मेजरमेंट करना हो, न्यूमेरिकल लगाना हो, तो आप हमेशा क्या करें कि एक्सटेंड करें, जहाँ पर फोर्स लग रहा है उस लाइन को एक्सटेंड कर दें और इससे परपेंडिकुलर डाल दें, आपको कैलकुलेशन निकल आएगा। अब जरा यूनिट पर आते हैं। देखिए यूनिट बहुत सिंपल है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसकी मीटर होती है, तो ये न्यूटन मीटर हुआ। ठीक, न्यूटन मीटर, और सीजीएस में न्यूटन को क्या लिखते हैं आप? डायन, और इसको सेंटीमीटर, तो डायन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी को आपको मालूम है कि हम न्यूटन को किलोग्राम फोर्स या केजीएफ भी लिखते हैं, इसलिए केजीएफ इंटू मीटर भी हो सकता है। सीजीएस में क्या होगा? ग्राम फोर्स यानी कि जीएफ इंटू सेंटीमीटर। ठीक है ना? और आप जैसे 1 न्यूटन मीटर है, 1 न्यूटन को अगर डायन में चेंज करते हैं तो 10⁵ डायन होगा, और मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ये 10⁷ डायन सेंटीमीटर हो गया। ये जो न्यूटन मीटर है ना, ये जो वर्क की यूनिट होती है जूल, उसके इक्वल आता है। ठीक है ना? तो यहां पर जगह ग्राम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? 980 डायन। केजी फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 9.8 इंटू न्यूटन। 1 kgf ग्रेविटेशनल यूनिट है, वो आपकी जो है वो इक्वल होती है 9.8 इंटू न्यूटन के। ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक आप समझ चुके हैं कि क्लॉकवाइज जब होगा तो हम जो टार्क की वैल्यू है उसको इन जनरल निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना? ये क्लॉक घूमेगा कोई बॉडी या एंटी क्लॉक घूमेगी, ये डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पर फोर्स लगाया है। जैसे ये व्हील है, यहाँ पर फिक्स है, आपने अगर इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो आप देख लें ये किधर घूम रही? क्लॉकवाइज। अगर इसी व्हील में अगर फोर्स हम नीचे लगा देंगे ऐसे, और सेंटर यहाँ पर है, तो ये इधर को घूमेगी, यानी एंटी क्लॉक घूमेगी। आप किसी भी बॉडी में खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी है, इसको यहाँ पर हमने फिक्स किया, इधर फोर्स लगाया तो एंटी क्लॉक, और इधर लगा दिया तो क्लॉकवाइज। यानी कि ये कहाँ पर डिपेंड करेगी कि चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर आप जहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उस पर डिपेंड करेगी कि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, डायरेक्शन फोर्स का चेंज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन से भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका व्हील है, आपने फोर्स देखिए इधर लगाया तो किधर घूमा? क्लॉकवाइज, और अगर फोर्स इधर लगा दिया तो ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉक। ठीक, तो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। किस किस पर डिपेंड करेगा? कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का, और दूसरा पॉइंट होगा कि आपने जो फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन किधर है। हमने इसको टर्निंग इफेक्ट बनाकर दिखा दिया। आप जो गेट का केस होता है, विंडो का, वहाँ कुछ चीज़ें और समझ लें। यहाँ पर अगर कब्जे लगे हुए हैं तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट होगा। तो अगर मान लीजिए आपने फोर्स, पहली बात हैंडल को दूर लगाए जिससे ये आर इंक्रीज हो जाए। दूसरा पॉइंट, अगर आपने ध्यान दें फोर्स ऐसे लगाएं तो क्या कॉन्सेप्ट बना? ये आपका जो गेट है ओपन नहीं होगा अगर आप फोर्स ऐसे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके कब्जे लगे हुए हैं, यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसके अलावा ऐसे है। ठीक, आप जरा ध्यान, इसका मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है तो कोई टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। दूसरा बात देखना जरा ध्यान से, अगर हम इसमें ऊपर को फोर्स ऐसे लगा दें तब भी गेट ओपन नहीं होगा। ऐसे लगाइए फोर्स विंडो पर, तब भी नहीं होगा। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो तब भी इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो टर्निंग इफेक्ट आप जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहां से देखकर इसको निकाल सकते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट है कब क्रिएट होगा। ठीक, और आप ये समझ चुके हैं कि जितने भी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जैसे वो आपने वो देखी हो ग्राइंडर, जो चक्की होती है, उसमें जो घरों में यूज करते हैं, विलेज में या गांव में जो यूज करते हैं, उसमें जो घुमाने के लिए हैंडल लगा होता है वो दूर एक कॉर्नर पर लगाते हैं जिससे आर इंक्रीज हो जाए। आर अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए जितने प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनमें आर को हम इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें फोर्स बढ़ाना लगा, ज्यादा हम लगाएंगे तो हमें उसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कम एफर्ट में हम टर्निंग इफेक्ट को क्रिएट करने, इसलिए उसको आर को इंक्रीज कर लेते हैं। अगर कभी आपने स्कूटर को ठीक कराया हो
तो आपने देखा होगा कि वो जब रिंच को यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि रिंच को लगाया ओपन करने के लिए, अगर वो नहीं बोल्ट खुल रहा है तो उसमें एक रॉड लगा देते हैं बड़ा सा और फिर उससे फोर्स लगाते हैं। उससे क्या हुआ, उससे ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है कि टर्निंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर दें, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, तो हमारा जो है वो टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप जरा एक पॉइंट पर और यहाँ पर ध्यान दें। जैसे ये हमने ब्लॉक रख दिया है किसी सरफेस के ऊपर, जब आप इसमें फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी जब रोटेट करती है तो आपने एक पॉइंट पर फिक्स कर रखा है, ठीक। ये यहाँ पर हमने देखिए फिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐसे ये फोर्स लगा रहे हैं, ये तो बॉडी देखिए ये यहाँ पर रोटेट हो रही है, ठीक। ये हमने यहाँ पर ऐसे फिक्स किया तो बॉडी यहाँ पर रोटेट हो। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कभी भी जो रोटेशन है वो सिंगल फोर्स की वजह से नहीं होता है, उसमें दो फोर्स होने चाहिए। तो आप जिस पॉइंट पर इसको फिक्स करते हैं, पिवोटेड करते हैं या हिंज्ड है, उस पॉइंट पर एक जब आप यहाँ पर ये फोर्स लगाते हैं तो इस जगह पर एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है जो कि इसका रिएक्शन फोर्स होगा। और प्रैक्टिकली आप न्यूटन्स लॉ से भी जानते हैं, अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगा दें सिंगल तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी बॉडी एक्सीलरेट होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब आपने इसको हिंज्ड कर दिया है तो इसका मतलब है जब आप इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ तो इसमें एक अपोजिट फोर्स जरूर क्रिएट होगा जो कि इसको बैलेंस करे। इसका मतलब है कि जो फोर्स आपने लगाया है हमारी तरफ से, ये आपकी तरफ को फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो ये फिक्स है इस जगह एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा जिसका डायरेक्शन मेरी तरफ होगा, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट वहाँ पर क्रिएट होता है, जिस पॉइंट पर वो हिंज्ड है वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक। और दोनों फोर्स मिलकर इसको, वैसे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है या एक्सीलरेट नहीं होती है बॉडी। लेकिन यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। तो अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट पर पिवोटेड नहीं करें, हिंज नहीं करें, फिक्स न करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें अगर हम दो फोर्स लगाएं, दोनों इक्वल, ध्यान दें ये हमने ऐसे लगा रखे हैं, एक इधर एक इधर, दोनों फोर्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, यानी कि नेट फोर्स जीरो है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी जो है वो रोटेट हो जाएगी। ये ऐसे आप किसी भी बॉडी पर लगा के देख लें, अगर यहाँ पर ये बॉडी है, दो फोर्स लगाएं, एक यहाँ पर लगाएं, आपकी तरफ लग रहा है और एक इधर मेरी तरफ, तो इस बॉडी को ये रोटेट करा देंगे। और प्रैक्टिकली आपके सामने देखिए ये रोटेट हो रहा है ऐसे। ये दो फोर्स होने की वजह से पैरेलल है, ठीक। लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होना चाहिए। अगर आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर फोर्स यहाँ लगाया और उसी पॉइंट पर सामने यहाँ लगा दिया, यानी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। ये देखिए लाइन ऑफ एक्शन एक ही है दोनों बॉडी के, ऐसे। ऐसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों फोर्स पैरेलल होने चाहिए, एंटी पैरेलल है वैसे तो, एक लग रहा है राइट को, एक लग रहा है लेफ्ट को, ठीक। और दोनों पैरेलल होने चाहिए, यानी एंटी पैरेलल होने चाहिए। इसमें टॉर्क क्रिएट होता है। ये दो फोर्स हैं इक्वल और अपोजिट, इनको हम कपल बोलते हैं पेयर होने की वजह से। और इसमें जो टॉर्क लगता है उसका सीधा फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स के, चूंकि दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो और एक फोर्स ले लो, उसको हम कपल बोलते हैं। आपने बहुत जगह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे आप टैप होता है घर में, वाटर टैप, उसको ओपन करते हैं तो आप एक हाथ से अगर एक फिंगर से ऐसे लगाएं फोर्स तो वो रोटेट नहीं होगा, क्योंकि वहां पिवोटेड नहीं है एक पर्टिकुलर उस पर। तो आप क्या करते हैं, दो लगाते हैं तो ऐसे घुमाते हैं। स्टीयरिंग कार का, उसमें दो ऐसे लगाते हैं फोर्स, पैरेलल, एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हैं, ठीक। डायरेक्शन अपोजिट है दोनों के, बीच में जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लॉक होता है, आप की लगाते हैं उसमें तो दोनों हाथ से ऐसे इसको दबा के ऐसे घुमाते हैं, वो भी दोनों फोर्स पैरेलल हैं, ऐसे घुमा रहे हैं उसको। तो प्रैक्टिकली रिंच होते हैं जिसमें हम खोलते हैं, उसमें भी आप दोनों दो फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। एक क्रॉस वाला रिंच भी होता है ऐसे,
उसमें भी आप ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो वो दोनों फोर्स जो लगते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं और बीच में उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस द जो टू फोर्स है इसको हम कपल आर्म बोलते हैं। और टू फोर्स जो है वो जो यहाँ पर दो फोर्स हैं कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन एज द रिजल्टेंट सम इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, केवल यहाँ पर रोटेशनल मोशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और फार्मूला भी समझ गए। डोर का भी, डोर में भी जैसे डोर है, अब डोर में आप हैंडल से उसको खोलते हैं तो एक फोर्स आप हैंडल पर लगाते हैं और एक जहां पर वो हिंज्ड है, फिक्स है जिस पॉइंट पर, वहां पर रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है और दोनों मिलकर उसको वो ओपन करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो दो फोर्स ही किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं। जब हम हिंज्ड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी बॉडी को, तो वो फोर्स जो होता है वो एक ही पॉइंट पर जो है वो लगता है और एक में वो हिंज्ड पॉइंट पर जो है वो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कपल में हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर पहले चेक करें मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये रॉड हमने लिया, जैसे ये पेन है और इसको हमने ओ पॉइंट पर फिक्स कर दिया, ये एक फोर्स इधर लगा दिया, एक ये अप लगा दिया, इनमें बीच में डिस्टेंस डी है, इसको हम कपल आर्म बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है, नो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। यहाँ पर जो टार्क ही बोल सकते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है ए पर, वो यहाँ पर ध्यान से देखें, आप कभी भी इसको जो है अपने हाथ से यहाँ फिक्स करें, फोर्स लगाएं, देखिए ये एंटी क्लॉक घूम गया, इसलिए ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्रिएट करेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए निकालेंगे तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से ए तक, और एंटी क्लॉकवाइज लिख देना। मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, बी पर जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो एफ इंटू ओ बी होगा, दोनों एंटी क्लॉक हैं, इसलिए टोटल मोमेंट अगर कपल का निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ इसमें कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस डी के इक्वल होगा, कपल आर्म के इक्वल होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का यहाँ जो फार्मूला होता है वो फोर्स इंटू कपल आर्म होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें कि जो कंक्लूजन हमने पूरा चैप्टर का किया है कि एक तो आप फोर्स का ध्यान रखें, जो 9th में पढ़ा था, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एमए के इक्वल होता है, यूनिट फोर्स की न्यूटन है या किलोग्राम फोर्स केजीएफ है एसआई में। ठीक है ना, आप केजी की जगह ये जी का मतलब यहाँ 9.8 है, ग्राम जब लिखेंगे तो जीएम लिखेंगे। ठीक है ना, तो ग्राम जी इंटू न्यूटन यानी 9.8 इंटू न्यूटन भी लिख सकते हैं। सीजीएस में इसकी यूनिट डायन है, इसे आप ग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं, 980 डायन भी लिख सकते हैं। दो टाइप के मोशन होते हैं, किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं, कभी बॉडी पर कोई फोर्स लगाएं तो मोशन नहीं भी हो सकता है, जैसे कोई बॉडी वॉल है, आप वॉल में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो कोई मोशन नहीं है, वहां पर शेप चेंज होगी बॉडी की केवल। तो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल। हमारा यहाँ जो टॉपिक है वो रोटेशनल का है। ठीक, तो मोमेंट या जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है या जो टार्क है वो किसके इक्वल है, इनको जरूर पॉइंट को लर्न रखें। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, टार्क किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड फोर्स का और दूसरा डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाइए और उससे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ, ये दो पॉइंट हो गए यहाँ पर, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टार्क किसके इक्वल है, टार्क इन दोनों के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द फैक्टर इज कॉल्ड टार्क। एसआई यूनिट इसकी न्यूटन मीटर है। ठीक, सीजीएस में डायन सेंटीमीटर है क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस है। ठीक, और ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वो किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर, सीजीएस में ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। आप इनका कन्वर्जन सीख लें कि 9 न्यूटन मीटर जो है, न्यूटन 10⁻⁵ डायन है, मीटर को 100 सेंटीमीटर करें तो 10⁷ डायन सेंटीमीटर हो गया। किलोग्राम फोर्स मीटर को कन्वर्ट करें तो 9.8 ग्रेविटेशनल यूनिट है, 9.8 इंटू न्यूटन मीटर। ठीक, और ग्राम फोर्स में अगर है सेंटीमीटर तो 980 डायन सेंटीमीटर होगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टार्क को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और टार्क वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का हमेशा आप जो है वो ध्यान रखें। हाँ, अब आप यहाँ पर जरा एक दो क्वेश्चन जो टार्क से रिलेटेड है उनको समझने की कोशिश करें। जैसे ये आपका विंडो या उसका गेट है, गेट को हमने इन दो पॉइंट पर हिंज्ड कर रखा है, यानी इन दो पॉइंट पर फिक्स है।
इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर में दे रखी है। अगर इसमें हमने सेंटर पर ऐसे फोर्स अप्लाइड किया 90 पर, देखिए जो फोर्स आप अप्लाइड करते हैं ये गेट को खोलने के लिए फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। फोर्स अप्लाइड हमने दे दिया है 10 न्यूटन है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इंक्लाइंड होगा ना तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा वेक्टर देखना पड़ेगा 11th का, जिसमें कि इसके कंपोनेंट करते हैं। इसमें अगर इंक्लाइंड फोर्स किसी में लगा देंगे ना तो इसके दो पार्ट करने पड़ते हैं, उसे कंपोनेंट बोलते हैं वेक्टर के। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक परपेंडिकुलर वाला और एक अलोंग वाला। तो अलोंग वाला तो गेट को ओपन करेगा नहीं, परपेंडिकुलर वाला है। आपके यहाँ जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अगर आपको कॉम्पिटिटिव का देखना है तो फिर 11th का वेक्टर का लेक्चर में कंपोनेंट देखें, वहां से आप समझ जाएंगे इसको। तो फोर्स अप्लाइड सेंटर पर 10 न्यूटन है, ये बिल्कुल हमने ऐसे लगाया परपेंडिकुलर, तो टॉर्क कितना होगा, ये देखिए फोर्स है और इसकी ये दोनों हिंज्ड हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी जो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये होगा। इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस डाल दें, ये डिस्टेंस लेनी है। ये टोटल 2 मीटर है तो इसका हाफ कर दें, 1 मीटर, इतना टॉर्क लगेगा। अब अगर हम इसी टॉर्क के लिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम फोर्स बताओ, तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब डिस्टेंस को बढ़ा दें, क्योंकि टॉर्क का जो फार्मूला है उसमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर सेम टॉर्क के लिए फोर्स को कम करना है तो डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने सेम टॉर्क के लिए, या क्वेश्चन में ये दिया हो कि इतने ही फोर्स से जस्ट ये ओपन हो रहा है, तो फिर टॉर्क आपको इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड अगर सेम टॉर्क के लिए, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपका, अब फोर्स पूछा गया है मिनिमम, डिस्टेंस अब यहाँ पर लगाएंगे फोर्स, आपको मालूम है, इसीलिए आपके जो कब्जे होते हैं वो कॉर्नर पर यहाँ लगे होते हैं। तो डिस्टेंस कितनी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर, तो फोर्स कितना हो गया मिनिमम 5 न्यूटन। इसी तरह से देखिए ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसमें यहाँ पर इसको इस जगह पर ये अर्थ का बेस है और यहाँ पर ये हाइट ये फिक्स है, तो यानी इतने हाइट पर इसको ऊपर उठाना है। तो इसको जब यहाँ पर ऐसे उठाएंगे तो इसमें टॉर्क जो बनेगा वो इस पॉइंट के अबाउट वैसे होगा, ए पॉइंट के अबाउट। ये ठीक सेंटर लाइन के सामने यहाँ पर जो है वो बेस बना हुआ, यानी हाइट है ऐसे, इसे बॉल को ऊपर उठाना है। तो इसमें एक फोर्स हमने एफ लगाया 10 न्यूटन का और एक इधर लगाया, तो टॉर्क कितना होगा, एफ का कितना टॉर्क लगेगा। ये फोर्स हमेशा याद रखना कि जब भी न्यूमेरिकल लगाएं तो अगर कंफ्यूजन हो फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा दें। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही हो, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे बॉडी उठेगी, तो इससे परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई जो कि रेडियस के इक्वल होगी, यानी 0.2 मीटर लिया है हमने रेडियस, तो 10 में 0.2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब हमने फोर्स ऐसे लगा दिया एक, ये भी आपका टॉर्क क्रिएट करेगा, किधर को ऊपर उठा देगा क्लॉकवाइज, और ये भी ओपन कर सकता है, यानी इसको ऊपर उठा सकता है, ये भी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो फोर्स आपने यहाँ पर लगा रहे हैं इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ऐसे लीजिए, इससे ये परपेंडिकुलर डालिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 4 होगी, डायमीटर है ना, तो 10 में 0.4 मल्टीप्लाई कर दें तो 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। रेशियो निकालना हो, कुछ निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, अगर हम इसमें फोर्स ऐसे लगा दें सामने, तो फिर ये नहीं इसमें टॉर्क लगेगा, क्यों, परपेंडिकुलर इसके अबाउट ये टर्न लेगी, इसमें सामने ये डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगी, ठीक है। जब भी किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही हो, अगर उस पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का जाएगा तो बॉडी रोटेट नहीं होगी, इसके अबाउट अगर ऐसे पूछ दें तो टॉर्क 0, ठीक है ना। यहां पर फोर्स लगा देंगे तो टॉर्क 0, बिल्कुल ये रोटेट नहीं हो सकता है, नीचे तो बेस बना रखा हमने। ठीक इसी तरह से जैसे ये मान लीजिए कोई आपका व्हील है और व्हील का ये हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर लिया है, इसमें फोर्स ऐसे लगाओ, ये फ्री है रोटेट होने के लिए। जब फ्री टू रोटेट बॉडी होगी तो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी सेंटर के अबाउट, तो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी ऐसे। इसको देख लिया करो, यहाँ पर फिक्स है, इधर फोर्स लगाओ, ऐसे घूम जाएगी क्लॉकवाइज। अगर इसको आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 रखना है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया, पूछा गया है कि एक्स वाई में हम यहाँ पर फोर्स किधर लगाएं, तो हम फोर्स डाउनवर्ड लगाएं। ऐसे लगाएंगे तो फोर्स यहाँ पर ध्यान दें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट होगा, तो ये बॉडी जो है वो
इक्विलिब्रियम में रह सकती है, यानी कि नेट टॉर्क 0 हो सकता है। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा। इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे। तो ओ से हमने ये एक्स वाई ये लाइन खींच दी है, ओ से वाई तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है। कितना होगा इक्विलिब्रियम के लिए? F1 का टार्क F1 इंटू 5, F1 इंटू 5 इज इक्वल टू F2 का टार्क। F2 डाउनवर्ड लग रहा है, आप लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाइए। ये तो बना बनाया है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो 5 हो गया। ये लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाइए, इससे परपेंडिकुलर डालिए, ये 4 गिवन है। तो F2 इंटू 4, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। वहां लिख देना क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक। यहाँ दोनों तरफ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया है। अगर रेशियो पूछा जाए तो रेशियो निकाल लें, ठीक है ना। ये F1 जो है आपका 5 है, तो ये यहाँ से जो है 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर जो ध्यान देना, ये F1 फोर्स है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है F1 की, ये 5 पर है, ये 4 पर है, तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स कम होगा। इसलिए F1 में यहाँ पर जो रेशियो आया उसमें ऊपर 4 आया है और F2 में नीचे 5 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर कोई क्वांटिटी आपको गिवन हो, जैसे F1 दे दिया जाए, F2 का कैलकुलेशन करना हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर लें, बॉडी जो है वो रोटेट नहीं होगी। यानी जब क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको बैलेंस करके यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको ये फर्स्ट लेक्चर दिया है। अब अगला हम इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल का और डिस्कशन करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।